नरेंद्र जी, मूल्य विहीन राजनीति, सिद्धांत के बिना सियासत मौत का फंदा है, कह रहे हैं योगी जी। आर यू कॉमेडी मी? बात तो सही कह रहे हैं योगी जी। योगी जी ने कोई गलत बात नहीं करी। हम तो कहते हैं ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। इस वक्त आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए। एक तरफ योगी जी कहते हैं, योगी जी हम आपकी नसीहत मानते हैं, हम बिल्कुल आपसे मान रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये भाई बात सही है। और जितना भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर, नल के नाम पर, नील के नाम पर, कोल के नाम पर, भील के नाम पर बांटा है ना, उसी की वजह से हम लोग कटे और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो अब हम योगी जी की पूरी नसीहत मान करके कहते हैं हम बिल्कुल नहीं बटेंगे, अब बांटेंगे भारतीय जनता पार्टी को। और इमोशनल डैमेज, भारतीय जनता पार्टी जब बटेगी तो कोई भारतीय जनता पार्टी योगी जी की भारतीय जनता पार्टी होगी, कोई मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी होगी, कोई अमित शाह जी की भारतीय जनता पार्टी होगी। और उसके बाद योगी जी बात करेंगे, कहेगा कि नहीं भाई संत महंत जो है वो झूठ नहीं बोलता। वो कौन सा भाषण था अभी अंजना जी, संत महंत ये क्या करता है क्या नहीं? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, संत महंत नहीं बिल्कुल झूठ बोलता है। और ये जो संत महंत की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को कोई धमकी नहीं है। ये धमकी योगी जी की स्पष्ट रूप से अंजना जी अमित शाह जी को है, नरेंद्र मोदी जी को है, और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के सारे चेलों को है, चाहे वो नड्डा जी हो, चाहे वो और कोई हो, मैं नाम नहीं लेता। तो हम एक चीज बड़ी साफ कहते हैं, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्द्वंद का शिकार है, एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं। किसी का स्टूल खींच ले रहे हैं और किसी की कुर्सी खींच ले रहे हैं। और उसी में फिर जब योगी जी को परेशान कर देते हैं, 403 विधायकों का मुख्यमंत्री, 403 विधानसभा का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसको मात्र 2 सीटों का प्रभार दे करके उसको जब 2 सीटों का मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो वो संत और वो महंत जरूर कहता है कि मैं मूल्य विहीन राजनीति नहीं करूंगा। वो स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी को धमकी है, अमित शाह जी को धमकी है। तो हमारी तो बात बड़ी साफ साफ है अंजना जी। हम अंजना जी हमारी बात बड़ी साफ है। गौरव जी जवाब देते रहिएगा। तो हम तो आपसे 2-3 चीजें बड़ी साफ कहते हैं कि जब आपको विषयांतर करना होता है, आप खूब खेलिए, जिसका कार्ड खेलना हो, हिंदुत्व का कार्ड खेलना हो, हिंदुत्व का कार्ड खेलते खेलते कभी आप मुस्लिम का कार्ड खेलने लगेंगे, लेकिन आप कभी भी राष्ट्र का कार्ड नहीं खेलते हैं, देश का कार्ड नहीं खेलते हैं। जब जब देश पर संकट आता है, जब जब देश को आजादी की आवश्यकता होती है, आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं और हम लोग देश को आजाद कराने का काम करते हैं, सिक्किम को भारत में मिलाने का काम करते हैं, गोवा को भारत में मिलाने का काम करते हैं। आप जैसे लोगों की तरीके से हम सिर्फ बात बहादुरी नहीं करते, जाति जनगणना करके हम देश को एक करना चाहते हैं। आप बड़ा स्पष्ट बताइए कि जाति जनगणना पे आपका पक्ष क्या है। और जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। राजभर यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछ लीजिए जाति जनगणना पर पक्ष क्या है। हम तो साफ कहते हैं कि देश के संसाधनों पर अडानी अंबानी का कब्जा नहीं होना चाहिए। और ये सेंसस से आप देश को एक करेंगे, उनसे बिल्कुल कास्ट सेंसस से ये देश एक हो जाएगा। कास्ट सेंसस, अंजना जी मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, कास्ट सेंसस से देश बिल्कुल एक होगा। मंडल के समय भी कुछ ऐसे ताकतें थी भारतीय जनता पार्टी जैसी जो कहती थी कि देश पट जाएगा, देश कट जाएगा। और कांग्रेस जैसी कुछ भी, मैं तो कह रहा हूं ना, हम तो कह रहे हैं ना अंजना जी, मंडल के समय आप हमारे इतिहास को लेकर के कुछ भी कह सकती हैं। हमने अगर कमियां की हैं तो उस इतिहास की कमियों के पीछे भाजपा वाले छुप क्यों रहे? ठीक है, यही नहीं, अभी और सुनिए। सिंपल, एक सेकंड। संघ ने ये कहा है कि कास्ट सेंसस का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, लेकिन आप लोग कास्ट सेंसस करा देंगे, देश एक हो जाए। मतलब जैसे कास्ट सेंसस से ही इस देश का उद्धार होगा। और आप लोगों को इस दशक में आकर 2024 में और उसके इर्द गिर्द ही ये ज्ञान अचानक से जागृत हुआ। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अंजना जी पहली चीज तो भाई संघ भारतीय जनता पार्टी का बाप होगा, हमारा बाप नहीं है। हम बहुत स्पष्ट रूप से संघ की कोई बात, अगर वो कहते हैं कि राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हो, रही बात राजनीति इस देश की समस्याओं को अगर सही कर सकती है तो हम तो राजनीति करेंगे, जाति जनगणना कराएंगे।
और पूरी तरीके से राजनीति करके जाति जनगणना कराएंगे। आज आदरणीय गौरव जी ने बड़ी बढ़िया बात कही। अभी नरेंद्र मोदी कह करके गए थे कि साहब जब हमारी 2 सीटें थी लोग बड़ा बेइज्जत करते थे, हमें किसी को बेइज्जत नहीं करना है। आज भारतीय जनता पार्टी ने के गौरव भाटिया जी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर स्पष्ट रूप से हमला बोल दिया। इन्होंने कहा भाई हमारी सीटें बिल्कुल 2 थी। और रही बात बांग्लादेश की, तो दूसरा हमला गौरव भाटिया जी ने बोला फिर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। आज की डेट में इनको लग रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, बांग्लादेश में ताकत का इस्तेमाल राहुल गांधी करेंगे। अरे भैया, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ताकत का इस्तेमाल कीजिए, हम आपको खुली छूट दे रहे हैं। पूरे विपक्ष ने कहा है कि विदेश नीति पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। अल्पसंख्यकों की, हिंदुओं की वहां रक्षा करने में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार असक्षम साबित हो रही है तो वो इस्तीफा दे दे। जैसे कि गौरव भाटिया जी ने अभी कहा कि साहब ये तो क्या नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सीधा सीधा हमला कर दिया। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तो एक चीज और, ये गैंगरेप की बात करते हैं। लखनऊ में अंजना जी, आज अभी की मैं बात बता रहा हूं, 3 घंटे पुराने की, लखनऊ में गैंगरेप हुआ है। 3 युवकों ने नौकरी का लालच देकर के बाकायदा गैंगरेप किया है लड़की के साथ में। और आज ये उत्तर प्रदेश में गैंगरेप एक नहीं, आप अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में सीरीज है, लेकिन इनके मुंह में दही जमी हुई है। अंकिता भंडारी के लिए भी इनके मुंह में दही जमी हुई है, लखनऊ गैंगरेप के लिए भी। बंगाल के गैंगरेप पर हम सब साथ में हैं। हत्यारों को फांसी मिले, भारतीय जनता पार्टी उनको फांसी देने का भी विरोध कर रही है। आज जो विधानसभा में बिल आने की बात थी, भारतीय जनता पार्टी बताए हत्यारों को फांसी देने के पक्ष में है। अनुराग जी और उनकी दोनों बातों का तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? भारतीय जनता पार्टी जरूर आरोपी के साथ खड़ी होती है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है कि आरोपी को बचाने का काम करती है, समाजवादी नहीं। कितने मैं एग्जाम्पल दे दूं भारतीय जनता पार्टी के? पहलवान महिलाओं का तो आपको याद ही होगा, किसके साथ खड़ी थी भारतीय जनता पार्टी? बताइए आप, पूरा देश जानता है। उन्नाव में बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, किसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी? और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं कन्नौज में घटना हुई है, हमने कहा उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अपने ऊपर से ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं समाजवादी का नेता है। अरे सरकार आपकी है, खिसियाते क्यों हो? आपकी सरकार फेल हो रही है, आप कानून व्यवस्था बना नहीं पा रहे, महिलाओं का सम्मान बचा नहीं पा रहे, तो समाजवादी की है। ये बोल के आप बचना चाहते हो। लखनऊ की घटना भी आपको बताई गैंगरेप की। इसके पहले जन्माष्टमी के दिन 2 बच्चियों को पेड़ से लटका के उनका शव पाया गया। क्या कार्रवाई की? कौन थे वो लोग? पता लगा आपको? पता चलाया आपने? और तो सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल में जो हुआ, दरिंदा है, दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो उसने दरिंदगी की है। लेकिन उत्तराखंड में बच्चे के साथ अन्याय हुआ तो मुंह में दही जम गया है क्या? मुजफ्फरपुर तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बिहार के अंदर 14 साल बच्ची के साथ अन्याय हुआ, मुंह में दही जम जाता है क्या? उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, हाथरस वाली घटना याद होगी, कैसे डीएमएसपी को बचाते रहे, कितने दिन बाद इन्होंने सस्पेंड किया? सस्पेंड ही नहीं किया, हम डिमांड करते रहे, लाठी बरसाते रहे। ये जब विपक्ष रोड पे था, लाठियां बरसा रहे, मैं तो गवाहों में लाठियां मैंने भी खाई हैं उस दिन, मुझे भी याद है। और तो और छोड़िए, जो इनके साथ चले गए ना आरएलडी वाले, वो भी लाठी खा रहे थे उस दिन। अरुण राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी ना महिलाओं पे बात, सुनिए एक सेकंड, ना भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पे बात करेगी, ना भारतीय जनता पार्टी किसानों पे बात करेगी। पता किस पे बात करती है? ये सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करना चाहती है समाज के अंदर, धर्म के नाम पे। अब इनको पता चल गया, अंजना जी बस 5 सेकंड लूंगा, इनको पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में धाराशाही हो चुके हैं। इनकी 33 सीटें आई है, समाजवादी 43 सीटें लेके आया है। और इनको इस बात का एहसास हो गया है कि पीडीए के माध्यम से, पीडीए जो फॉर्मूला हमारा है, आरक्षण, संविधान बचाना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, महंगाई खत्म करनी है, महिला अत्याचार को रोकना है, रोजगार को बढ़ाना है, बेरोजगारी खत्म करनी है, ये हमारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा, इन मुद्दों पे ये बात करना नहीं चाहते, इसलिए जनता ने उन्हें यहां से हटा दिया है। जनता माफ नहीं करेगी। क्या रही हूँ, एक एक करके आ रही हूँ। सुरेंद्र जी वो कह रहे हैं कि झूठ की जो फैक्ट्री आप लोग चला रहे हैं उसमें आप लोग बहुत माहिर हैं, ये राजभर जी का आरोप है। वो कह रहे हैं इतने दशकों तक आप सत्ता में रहे, तब आपको सुध नहीं लेने की सूझी, यही कास्ट सेंसस को लेकर या फिर किसको क्या आरक्षण बढ़ाना है, ये सब की सुध नहीं लगी। वो कह रहे हैं कि अब अगर आप कर रहे हैं तो सत्ता के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनता ने मोदी को ही तीसरी बार पीएम चुना, आपको विपक्ष में ही बिठाया, सीटें ज्यादा जरूर दी। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा।
दो बातें अरुण राजभर जी ने बड़ी अच्छी कही। पहली बात उन्होंने कही काका कालेरकर रिपोर्ट, और क्या नाम, हम उसमें और भी जोड़ देते हैं मंडल की भी। भाई हमसे गलती हुई, हमने स्पष्ट रूप से कहा अगर गलती हुई है तो हम उसको सुधार रहे हैं। जाति जनगणना हम करा रहे हैं, नंबर एक। आप तो जाति जनगणना कराने वाले लोग हैं, उनके विरोधियों के साथ क्यों बैठे हो? दूसरी बात, आपने सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अच्छी बात कही। सुप्रीम कोर्ट के जो आप फैसला है उसके विरोध में हमारी तो बात अलग है सरकार से। आज की डेट में अरुण राजभर ऑन रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने साफ कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे और संसद के जरिए पलटेंगे। यह बाकायदा नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है और अरुण राजभर इसका विरोध कर रहे हैं। तो अरुण राजभर, अगर आपको विरोध करना है तो एनडीए से आप वापस आइए, बाहर निकलिए। आप जो मैंने सवाल पूछे थे उसका भी जवाब दीजिए। जातीय जनगणना पे आप बाहर आइए। जो सवाल था उसका भी तो जवाब दीजिएगा ना राजपूत जी। जी कौन से का? मैंने तो कहा ना कि हमने कमी करी भाई, हम तो कह रहे हैं हमने खुद गलती करी, खुद ही मान रहे। ठीक है, देर अनुराग हुई। भदौरिया जी। हाँ हम तो कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया इससे जी। ज्यादा आप देखिए भारतीय जनता, जी देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि उनके पास बताने को कुछ है नहीं। अब देखिए बीजेपी प्रवक्ता क्या बात कर रहे थे 2015 में, 2016 में, 2014 में, ये डाटा नहीं दे पा रहे हैं 2017 से 24 के बीच का, क्योंकि इनके पास है ही नहीं। अगर एनसीआरबी का डाटा देखेंगे 2022 का, इनकी बात मान लें तो आज की डेट में राजस्थान नंबर 1, मध्य प्रदेश नंबर 2, उत्तर प्रदेश नंबर 3 है ये महिलाओं के अत्याचार में। और उत्तर प्रदेश में तो 65,000 महिला उत्पीड़न प्रत्येक साल होता है। कौन जिम्मेदार, जरा बता दीजिए मुझे। और 87 महिला पर सेकेंड, सोचो 87 महिलाओं के साथ अन्याय होता है, कौन जिम्मेदार है? तीनों की बात का जवाब दी। धन्यवाद। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।